नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया के अलावा जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है मदन लाल आजाद ने। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो हमसे जुड़े हैं। मदन लाल आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के लागना लपेट कार्यक्रम में। जय हिंद सर, जय हिंद सर। ये मत कहा करो कि सहारा इंडिया के अलावा, ये कहा करो सहारा इंडिया समेत जितनी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उन सबके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अलावा कहते हैं तो उससे कंफ्यूजन होता है कि जैसे हम सहारा इंडिया के लोगों के लिए नहीं लड़ रहे। मैं तो बोलता हूँ अलावा हमारा मुख्य टारगेट है सहारा इंडिया का, मैं जो ठग है। मैं मदन लाल जी बोलता हूँ, सारा इंडिया के अलावा भी लगा देता हूँ मैं। नहीं, अलावा भी नहीं, समेत बोला करो सर, इस शब्द को, कंफ्यूजन पैदा करता है। हाँ। तो मेरा पहला ही प्रश्न है तो आपसे मदन लाल जी। जो दूसरी भारत यात्रा पर आप निकले हैं उसकी उपलब्धियां क्या है? जी, उसकी उपलब्धियां सर, अनेक उपलब्धियां हैं। सबसे पहली उपलब्धि तो यह है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जो हमारी मुख्य मांग थी कि पद पट्टिकाएं लगाई जाएं तमाम कार्यालयों पर सक्षम अधिकारियों की, ताकि लोग बिना किसी दलाल के, बिना किसी वकील की सहायता के अपने भुगतान के दावे बट्स एक्ट और पीआईडी एक्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें और अपना भुगतान ले सकें। तो दोनों राज्यों में पद पट्टिकाएं लगनी आरंभ हो गई हैं और अब तक लगभग 42 लाख लोग पीआईडी एक्ट और बट्स एक्ट के तहत अपने भुगतान के आवेदन सक्षम अधिकारी के कार्यालयों में दाखिल कर चुके हैं और भुगतान की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। जी। ये उपलब्धि है हमारी। और दूसरी उपलब्धि बड़ी ये है कि देश जाग चुका है, लाखों लोग सड़कों पर हैं, 23 मार्च शहीदी दिवस की तैयारियां कर रहे हैं। भुगतान की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो कहाँ पर शुरू हो चुकी है? सर, भुगतान की प्रक्रिया सबसे पहले तो दिल्ली में आरंभ हुई थी और अब कल एक खबर वहां से रतलाम से मिली है, मध्य प्रदेश के, कि जावरा में जो सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी 1 साल पहले लगभग, उस पर कलेक्टर साहब ने अपने, चूंकि वहां एमपीपीआईडी एक्ट की अपनी अलग कोर्ट होती है और बट्स एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट भी वही होती है, दोनों सेम है। कलेक्टर न्यायालय ने पिछले वर्ष इसके सुब्रत राय के खिलाफ और उसके तमाम डायरेक्टर्स, रीजनल मैनेजर्स, सेक्टर मैनेजर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसे सहारा की गिरफ्तारी के लिए भी जावरा पुलिस लखनऊ आई थी और उसमें उसने बाद में जमानत ले ली तकनीकी कारण बताकर के सुब्रत राय ने। लेकिन उसका जो सेक्टर मैनेजर था एक उज्जैन संभाग का, देवेंद्र शर्मा, वो जेल में था और कोर्ट के आदेश पर वहां लगभग 123 लोगों का भुगतान हुआ है। कल बट्स एक्ट के तहत ही हुआ है, वो एमपीपीआईडी एक्ट और बट्स एक्ट के तहत ही। उसको जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये हमारे आंदोलन की वो है, जन आंदोलन का कोई उसमें सहयोग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एमपीपीआईडी एक्ट की तहत ही भुगतान हुआ है और ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। वहां लगभग जो है 80 करोड़ तो मूलधन जमा है रतलाम के लोगों का, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में। तो लगभग 150 अरब, 150 करोड़ के करीब भुगतान होना है और उसमें से लगभग मात्र 5 करोड़ रुपए अभी हुआ है, भुगतान हुआ है। देवेंद्र शर्मा के जेल में होने की वजह से उन लोगों ने इतना कर दिया है कोर्ट के आदेश पर। और लगभग 60,000 विक्टिम है अकेले रतलाम में। तो ये भी एक चूंकि शुरुआत है तो अच्छी शुरुआत है। देवास में शुरुआत हो चुकी है और कई जगहों पर हो चुकी है। तो हाँ। ये अब शुरुआत हुई है तो पूरे देश में ये जाएगी और पूरे देश में तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा, चाहे वो सहारा इंडिया के हों, चाहे राधा माधव के हों, चाहे बाइकबोट के, चाहे साइंस सिटी के, चाहे फ्यूचर मेकर के, चाहे आदर्श क्रेडिट के, चाहे टोगो रिटेल के, चाहे साई प्रकाश, साई प्रसाद, समृद्धा जीवन, ट्रेंटी वगैरह, जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सभी के विक्टिम्स का पैसा उन्हें वापस होगा। शर्त केवल इतनी सी होगी कि प्रत्येक ठगी पीड़ित अपना अपना आवेदन बाट्स एक्ट 2019 और अपने राज्य के लोकल पीआईडी एक्ट के माध्यम से
सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। अच्छा, वो जो सेंट्रल स्टार्ट के पास जो फार्म भर के भेजे जा रहे हैं, तो क्या बट्स एक्ट के तहत वहां नहीं भेजे जा सकते फार्म? कहाँ? सेंट्रल स्टार्ट के पास जो है, दिल्ली साक्षरता मंत्रालय के अधीन जो आता नहीं है। सर, सेंट्रल रजिस्ट्रार अथॉरिटी नहीं है उसमें, सीआरसी अथॉरिटी नहीं है, सीआरसी के पास नहीं भेजे जा सकते बर्थ एक्ट के फॉर्म। ये अपने जिले के जिलाधिकारी के पास तो भेजे जा सकते हैं। कई जिलों में क्या है कि एडीएम फाइनेंस को पावर डेलीगेट कर दी गई है सक्षम अधिकारी की, और कई राज्यों में जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, संभागीय आयुक्त या मंडल आयुक्त जिन्हें बोल देते हैं, उनको सक्षम अधिकारी बनाया गया है। तो या तो सक्षम अधिकारी को भेजेंगे या जिलाधिकारी को भेजेंगे। जिलाधिकारी की ड्यूटी है कि वो उस आवेदन को अपने अधीनस्थ या अपने उच्च पदस्थ सक्षम अधिकारी को रेफर करेगा, फॉरवर्ड करेगा। मतलब लाल जी, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन जो मुझे लग रहा है, इसे थोड़ा क्लियर कीजिए, आप वकील भी हैं पेशे से, कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो चाहे सहारा के निवेशक या दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक जो फार्म भरकर भेज रहे हैं, और बर्ड्स एक्ट के तहत एडीएम को जो है फार्म भरे जा रहे हैं, तो क्या सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो फार्म जा रहे हैं, उनके भुगतान होने में कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल दिक्कत होगी सर। सेंट्रल रजिस्ट्रार एक अलग अथॉरिटी है, और उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि वो उन फॉर्म्स को लिक्विडेटर के पास भेजेगा, और लिक्विडेटर वाले जो नियम है वो टाइम बाउंड नहीं है। वहां लिक्विडेटर आप देख सकते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4 साल हो गए लिक्विडेटर अपॉइंट हुए, एक भी व्यक्ति का भुगतान नहीं हुआ है। तो ये जो सीआरसी वाली प्रक्रिया है, ये उलझाने वाली प्रक्रिया है, इसमें लोग उलझ जाएंगे और उनका भुगतान 20 साल तक नहीं होगा। लेकिन बर्ड्स एक्ट की अथॉरिटी के पास या पीआईडी एक्ट की अथॉरिटी के पास जब आप भेजेंगे, तो वहां तो टाइम बाउंड है, 180 वर्किंग डेज में आपका भुगतान सुनिश्चित होना है, ठगों को दंड सुनिश्चित होना है। उसमें 180 की बजाय आप ये मान लीजिए कि 280 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां वगैरह काट के, या कभी वकील साहब नहीं है, कभी पीपी साहब नहीं है, कभी जज साहब नहीं है कुर्सी पे, या कभी कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 दिन और ऊपर मान लें हम। तो तो आपने सीआरसी में किसी को भी अपना आवेदन नहीं भेजना चाहिए। जो आपने दावा किया था शहीदी दिवस 23 मार्च तक जो है मैं भुगतान दिला दूंगा देश भर के सारे निवेशकों का, तो क्या 23 मार्च तक भुगतान हो जाएगा? बिल्कुल, हो तो गया शुरू, कल रतलाम में शुरू हो तो गया सर। हम्म। कल रतलाम में हुआ है, 123 लोगों का भुगतान, देवास में हुआ है, और दिल्ली में हुआ। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला 2-3 महीने पहले हो गया था वो भुगतान, तो हो यदि गया शुरू। नहीं, 23 मार्च से पहले पहले करा देंगे, आप देखिए। और यदि नहीं हो पाएगा फिर क्या रणनीति है? प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं साहब, पूरी दिल्ली को घेर रहे हैं। रणनीति यही है, ओपन रणनीति है हमारी, कोई इसमें गोपनीयता नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। भाई आपने वायदा किया था, प्रधानमंत्री ने कानून बनाकर पार्लियामेंट के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से 180 दिन में हम भुगतान करेंगे जिलाधिकारियों के माध्यम से, तो करो, क्यों नहीं किया? जिलाधिकारियों ने या तो लापरवाही बरती है, तो उन्हें दंडित कीजिए और लोगों का भुगतान कीजिए। मैं सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री को घेर लेंगे सब 23 मार्च को। 23 मार्च की जो है वो जमा करता ठगी पीड़ित जमा करता परिवार की तैयारी चल रही है आपके जो है कर्तव्य पथ की दिल्ली में, तो क्या घोषणा आप करती है आप लोगों ने कि कर्तव्य पथ चलना है 23 मार्च को? हाँ सर, घोषणा हो चुकी है। 23 मार्च शहीदी दिवस पर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमा करता परिवार कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, विजय चौक, संसद भवन, नई दिल्ली पर आएंगे। सुबह 10 बजे आ जाएंगे अपने अपने भुगतान के आवेदनों की छाया प्रति लेकर के, और वो सारी छाया प्रति प्रधानमंत्री को सौंपेंगे कि हम ये आवेदन करके आए हैं, हमारा पैसा आप दीजिए, और उन लापरवाह अधिकारियों को दंडित कीजिए जिन्होंने हमारा भुगतान नहीं किया, अभी तक कानून की अवमानना की है, उल्लंघन किया है। तो मतलब ये अंदेशा और इससे पहले एक और कार्यक्रम है 14 मार्च को, राजपूत साहब, 14 मार्च का भी एक कार्यक्रम है। मैं पटना रहूंगा, बिहार की राजधानी। 14 मार्च का क्या कार्यक्रम है? और 14 मार्च को हम देश के तमाम जिलाधिकारियों के कार्यालयों का, कलेक्ट्रेट्स का घेराव करेंगे, और जिन जिलाधिकारियों ने अपने यहाँ भुगतान काउंटर नहीं खोले हैं, खिड़कियां नहीं खोली हैं बर्ड्स एक्ट की, उनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे 14 मार्च को, और उनको जेल भिजवाएंगे तमाम लापरवाह अधिकारियों। तो 14 मार्च में आपका जो कार्यक्रम है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार का, उसकी क्या रणनीति चल रही है, क्या तैयारी है उसकी? उसकी तैयारियां हैं साहब, हमारे देश भर में जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो सब अपने अपने जिलों में तैयारियां कर रहे हैं। 14 मार्च को जबरदस्त महासंग्राम होगा,
हिंदुस्तान की सड़कों पर ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि कलेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज्ञापन दिए जाएंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम्स के नाम। मदन लाल जी, एक जो बड़ा कंफ्यूजन इस समय देश में हो रहा है, अभी लोकसभा में मुद्दा भी उठाया सहारा इंडिया का। सुब्रत राय का कहना है कि सेबी से पैसा मिलेगा तो मैं निवेशकों का भुगतान करूंगा, लेकिन वो जो जिस तरह का सेबी का मामला मैंने भी थोड़ा अध्ययन किया है, वो दो कंपनियों का है। वो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन का है और सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है। उसमें ये माना जा रहा है कि यदि उसके जी निवेशक नहीं मिलते हैं तो वो पैसा जब्त हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। जी तो सुब्रत राय जो दूसरे निवेशकों के लिए बिल्कुल पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो क्या मामला, आपको क्या लग रहा है? सर, देखिए, पहली बात आपने कहा कि संसद में उठा, तो संसद में जो ये मामला उठता है, संसद में दो तरह के लोग इस मामले को उठाते हैं। एक तो जो सुब्रत राय के लिए दलाली करते हैं सांसद लोग, वो उठाते हैं सेबी और सहारा विवाद को। दूसरे जो विक्टिम्स के पक्ष में हैं, जो ये चाहते हैं कि पीड़ितों का भुगतान हो, वो भी उठाते हैं। लेकिन कंफ्यूजन इसमें ये है कि सांसद महोदयों को, माननीय सांसदों को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि जब पूरी संसद ने सर्वसम्मति से 2019 में कानून बना दिया कि स्टेट भुगतान करेगा प्रत्येक जमाकर्ता का, आवेदक का, तो इस कानून की अनुपालना ठीक से सुनिश्चित क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं स्टेट भुगतान कर रहा, ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए माननीय सांसदों द्वारा। लेकिन वो इस मुद्दे को ना उठा के उलझाते हैं, कभी सहारा से भी विवाद, कभी कुछ और, कभी कुछ और कह के वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के क्रियान्वयन की मांग नहीं करते। जब कानून बन गया कि स्टेट भुगतान करेगा प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, तो फिर उस पर बात क्यों नहीं होती हमारी पार्लियामेंट में, या और लोग क्यों नहीं बात करते? उस पर बात करें। उसमें साफ साफ प्रावधान है कि राज्य जिलाधिकारियों के मार्फत अपने जिले के ठगी पीड़ितों का भुगतान करेगा, 180 दिन में करेगा। ठगों को दंडित फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगी। तो 180 दिन में ये क्यों नहीं हो रहा, ये विषय उठाया जाना चाहिए, इस पर जवाब मांगना चाहिए हमारे माननीय सांसदों को, प्रधानमंत्री से और सरकार से। लेकिन इस विषय पर कोई मुंह नहीं खोलता। उसका कारण ये है कि ज्यादातर सांसद भी बहुत सारी, खास तौर से ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं मल्टी स्टेट, ये तमाम सांसदों या विधायकों की हैं या मिनिस्टर्स की हैं। पर्दे के पीछे से वही इनके मालिकान हैं। और ये जितनी भी ठग कंपनी हैं, उनके मालिकान भी ज्यादातर हमारे नेतागण ही हैं। इसलिए वो इस विषय को उलझा के रखना चाहते हैं। बड़ा साफ साफ क्लियर कट मामला है साहब। जहां भी लोग जागरूक हैं, बट्स एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां भुगतान हो रहे हैं। लेकिन सरकार और संसद इस विषय पर मौन है कि संसद की अवमानना क्यों मामूली से अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिनको सक्षम अधिकारी बनाया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, वही अपने यहाँ पद पट्टिका तक नहीं लगा रहे, भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे हैं। तो इस विषय पर जोर होना चाहिए तमाम लोगों का। मैं तो ये कहता हूँ, इस मतलब विषय पर जिस दिन जोर हो जाएगा, देश के जो, हम तो कम बताते थे कि 20 करोड़ हैं, अभी जो अमरोहा में गिनती आंकड़े जारी हुए हैं, वहां 6 लाख लोगों ने आवेदन किया है। और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं पिछले दिनों मोतिहारी था, पूर्वी चंपारण, एक वहां 10 एक लाख विक्टिम थे। तो एक देश में जिलों में लगभग 42 करोड़ विक्टिम है ठगी। एक जिले में 6 लाख लोगों ने। एक जिले में 6 लाख लोगों ने, और अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश में, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। हम 20 करोड़ जो बताते थे वो बहुत कम बताते थे हम लोग, लेकिन अब तो सरकारी आंकड़े आने शुरू हो गए। ये तो ये माना जाता 42 करोड़ लोगों की पीड़ा, उनका भुगतान अमरोहा है। में तो, अमरोहा जिले में मुझे तो लग रहा कि 6-7 लाख वोटर ही होंगे। तो सर, प्रत्येक घर में है, 2-2, 3-3 पीड़ित हैं प्रत्येक घर में। बच्चे तक पीड़ित हैं ना इसमें, तो बच्चों के नाम से भी तो पॉलिसियां थी। मतलब पूरा का पूरे। पूरे परिवार जो है पीड़ित है। अच्छा मतलब लाल जी, ये कि कंफ्यूजन होता है जैसे बिजनौर में 7 लाख आए हैं जी। बिजनौर में। बिजनौर में 7 लाख, आपका जिला है शायद बिजनौर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख वहाँ मतदाता है और 7 लाख जो है वहाँ ठगी पीड़ित है, सहारा या और भी दूसरी ठगी कंपनियां होंगी। तो ये तो बहुत एक चिंतनीय विषय है देश के लिए। और ये बिल्कुल मतलब, चिंतनीय विषय है। हाँ मदन लाल जी, एक कंफ्यूजन होता है मुझे भी, मुझे जो जैसे ये माना जाता है कि जो पैसा देना है कंपनी को, ठगी कंपनियों को, कि उनकी संपत्ति बेच के वो पैसा दिया जाएगा, नीलाम करके पैसा दिया जाएगा। जैसे सारा का मामला जी सामने आ रहा है कि यदि वो संपत्ति बेची जाती है तो सारा सेबी के खाते में जाएगी और सारा सेबी के खाते से निवेशकों को पैसा मिलना नहीं है।
तो क्या प्रावधान है ऐसा, या और दूसरी कंपनियां जिनके पास संपत्ति ना हो इतनी जितना भुगतान है, और होगी नहीं, तो क्या ऐसा प्रावधान है जिसमें इन निवेशकों का भुगतान हो? सर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। मानव जनित कोई भी इस तरह की आपदा जिसमें असीमित लोग, असंख्य लोग किसी अपराध के पीड़ित हो जाएं, उनको राज्य अपनी तरफ से कंपनसेट करेगा। तो हम सबको मिला के हम बात करते हैं ना, कंपनसेशन की भी तो बात करते हैं। ये स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट के प्रोटेक्शन में ये कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चली, इनसे रजिस्ट्रेशन लेकर, लाइसेंस लेकर, इनके स्टेट द्वारा आयोजित स्वरोजगार मेलों में इनका प्रचार प्रसार किया गया। स्टेट के एम्बेसडर्स ने, मिनिस्टर्स ने, सांसदों ने इनका प्रचार प्रसार किया। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, वो उसकी अनुपालना भी तो करनी पड़ेगी आपको। 42 करोड़ लोग देश के ठगी पीड़ित हैं, अपराध पीड़ित हैं, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। किसी कंपनी या सोसाइटी के पास पूंजी है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का। कानून में जब आपने जिम्मेदारी दी है कि स्टेट भुगतान करेगा, तो करो, आप कहीं से भी करो, कैसे भी करो, वो सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। सर, अपराध कहीं भी इतनी बड़ी तादाद में हो जाए, सरकार करती है ना। कहीं डकैती पड़ती है तो वो डकैतों से पैसा थोड़ा ही वसूलती है सरकार, डकैत तो लेके भाग जाते हैं। स्टेट ही डकैती पीड़ितों को जो सेट करता है, उनका पुनर्वास करता है। तो ये तो खुली डकैती है। 42 करोड़ लोग जो है देश के लूट लिए गए, सरकारी ठप्पे दिखा दिखा करके, सरकारी लाइसेंस दिखा दिखा करके, और सरकार मौन है। सरकार इस पर काम नहीं करना चाहती, केवल फॉर्मेलिटी के लिए कानून बना दिया, उस कानून का प्रचार प्रसार भी नहीं किया। उसका प्रचार प्रसार भी हमें करना पड़ रहा है, जा जा करके हमें बताना पड़ रहा है। सरकार कहाँ बता रही है कि कोई बर्ड्स एक्ट भी है, पीआईडी एक्ट भी है। हम बता रहे हैं लोगों को कि भाई ये कानून है, ये गजट है, ये शासनादेश है, ये सक्षम अधिकारी है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसके यहाँ आवेदन कीजिए। ये कानून ये कह रहा है कि 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस मिलेगा। तो जो सरकार का काम था वो सरकार नहीं कर रही थी, जनता को खुद करना पड़ रहा है। अब जब जनता खुद काम कर रही है, तो चौकीदार का कान पकड़ के हटा देंगे चौकीदारी से 23 मार्च को, कि जा भाई तू अपना कहीं पहाड़ों में चौकीदारी कर, देश की चौकीदारी करने के लायक नहीं है, चूंकि तू तो कानून का ही पालन नहीं करवा पा रहा। काय का चौकीदार, कैसा चौकीदार? बट सकते तहत जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं देश भर में, तो चलो ये तो शासन की बात है, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो डीएम हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, या वहां का पुलिस प्रशासन है, तो उनका क्या रवैया है आपके आंदोलन के प्रति? सर देखिए, 90% जो ऑफिसर्स हैं वो ईमानदार हैं। वो जब शासनादेश देखते हैं, एक्ट की कॉपी देखते हैं, तो तुरंत मान लेते हैं और कहते हैं कि सब बिल्कुल न्यायपूर्ण मांग है आपकी, ये काम हम आज से और अभी से शुरू कर रहे हैं, तुरंत शुरू कर लेते हैं, जो ईमानदार होते हैं। लेकिन कुछ बेईमान अधिकारी भी हैं, 10% के करीब, जो तमाम शासनादेशों को, पूरे एक्ट्स को घोड़ के पी जाना चाहते हैं। वो इस पर काम नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि यार ये एक नई सिरदर्दी आ गई। तो ऐसे जो 10% बेईमान भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ हम मुकदमे दर्ज करवाएंगे। 14 मार्च को जिलाधिकारियों के माध्यम से ही करवाएंगे, एसएसपी के माध्यम से करवाएंगे, उनको जेल भिजवाएंगे। या तो वो कानून की अनुपालना करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर उनको हम शासन की कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे। ये संकल्प है हमारा। मदन लाल जी, अक्सर आंदोलनों में देखा गया है कि जब निर्णायक मोड़ आता है, तो जिन लोगों के खिलाफ आंदोलन चल रहा होता है, वो विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर उस आंदोलन को तुड़वा देते हैं। इस समय ये देखा जा रहा है कि बरसात के तहत, जो मैं भी देख रहा हूँ कि एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ है, और जो हुजूम लोगों का है वो निश्चित रूप से मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं और सराहनीय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंतर मंतर पर जाते जाते ये आंदोलन कहीं से प्रभावित हो जाए? नहीं, प्रभावित किसी से नहीं होगा राजपूत साहब। ये आंदोलन ये बिल्कुल अप्रभावित रहेगा सबसे, चूंकि ये जनता का आंदोलन है, किसी मदन लाल आजाद का या चरण सिंह राजपूत का आंदोलन नहीं है। इसमें हजारों नेता हैं, ये किसी से प्रभावित नहीं होगा। भुगतान का आंदोलन है, भुगतान कर दो भैया, आप अपना काम करो, हम अपना काम करने लगेंगे। और अगर भुगतान नहीं करोगे तो फिर वो पता ही है आपको, मैं कहता रहता हूँ, ये पीछे भी मेरे लगा रहता है हमेशा। जी। मदन लाल जी, ये अक्सर आंदोलन में मैंने देखा है कि बड़े स्तर पर नेता तैयार हो जाते हैं,
और चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा हो, करने जरा आवाज नहीं आई, कोई बीच में क्या था? हाँ, मैंने देखा है कि जो आंदोलन हुए देश में, चाहे जेपी आंदोलन हुआ हो, अन्ना आंदोलन रहा हो, किसान आंदोलन रहा हो, और भी कई आंदोलन रहे हो, उसमें नेता तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो मुद्दे उठते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो ये जो आंदोलन आप लोगों का जो सारा इंडिया के खिलाफ या और दूसरी ठगी कंपनी के खिलाफ, कहीं ऐसा तो नेता ही तैयार हो रहे हैं मुद्दे पीछे छूट जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा राजपूत साहब, यहाँ नेता तैयार नहीं हो रहे। हमारा तो साफ साफ कहना है कि हम नेता नहीं है, सबको बोलते हैं नेता नहीं है, भगवान नहीं है, मसीहा नहीं है। हम तो भैया जनता हैं, और जनता का मुद्दा ये है 42 करोड़ लोगों का भुगतान करो। भुगतान से पहले कुछ नहीं, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, तमाम इंस्ट्रक्शंस लगा रखी हैं कि हमारा कोई भी साथी राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होगा, मतदान तक नहीं करेगा। चुनाव लड़ना तो बड़ी बात है, तो नेता कहाँ से बन गए हम जन नेता बनने जा रहे हैं। और हमारा सीधा सीधा विषय ये है कि हमें संसद या विधानसभा में जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां जाकर के तो अच्छा अच्छा ईमानदार आदमी भी सब बेईमान बन जाता है उस कुर्सी पर बैठते ही। तो उन कुर्सियों को पहले हम पवित्र करेंगे, सामाजिक आंदोलन करा के, जन आंदोलन करा के, कि अगर उस कुर्सी पर कोई चोर और बेईमान भी बैठ जाए गलती से या भूलवश, के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं साहब। इसमें राजनीति कहीं नहीं है, हमको खुद राजनीति नहीं करनी है, ना चुनाव लड़ना है, किसी भी साथी को नहीं लड़ने दूंगा। मैं अपने जीवन काल में मैं कहता हूं तमाम साथियों को, भाई मेरे जीवित रहते हुए कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे मरने के बाद आप क्या करोगे करते रहना, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं ये नहीं करने दूंगा। और मैं गांधी जी की तरह या आर्य समाज आंदोलन की तरह राजनीति से विरक्ति भाव भी नहीं रखूंगा। मैं ये भी कहता हूं लोगों को, अपने साथियों को, कि मैं निगरानी पूरी रखूंगा। अगर किसी भी साथी ने कहीं भी कोई गड़बड़ की तो उसकी खिलाफत करूंगा, मौन नहीं हो जाऊंगा कि साहब मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं राजनीति की, समाज की, राष्ट्र की शुद्धिकरण के लिए बाहर निकला हूं, और इसको हमेशा अपने जीवन काल में शुद्ध ही रखूंगा, विशुद्ध नहीं होने दूंगा। ये जो दौर बनल जी, शायद आवाज ये कोई हाँ, मूर्ख है बार बार। ये जो दौर इस समय चल रहा है मदन लाल जी, अभी देश में आपके लोकसभा में सत्र भी चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, और ये देखा जा रहा है ये जो सरकार है देश में, ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का भी आपने राज्यसभा में, लोकसभा में भाषण भी सुना होगा, वो अपनी महिमा मंडनी करने में लग जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में निवेशकों के भुगतान के लिए आप खड़े हुए हैं, देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या रणनीति है इन लोगों से आपसे निपटने की आपकी? सर देखिए, प्रधानमंत्री की जो अहंकार आप देख रहे हैं, या जो उनकी बिलबिलाहट है अपने मित्र अडानी के वाले मामले को लेकर के, छाती पीट पीट के जो रुदन मचा रहे हैं वो पार्लियामेंट में, उसमें थोड़ा सा अंतर है हमारे आंदोलनों में और बाकी चीजों में, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की खिलाफत करती हैं वो सच्चे मन से नहीं कर रहे, और वहां जनहित उतना बड़ा इशू नहीं है जितने अपने उनके पॉलिटिकल स्वार्थ हैं। अगर जनहित इशू हो जाए तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री अहंकारी हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर ये राजा भी होता तो चरणों में गिरा होता। उसका अहंकार जो है वो इसलिए है कि जो भी लोग प्रधानमंत्री की खिलाफत कर रहे हैं या सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सब भी कहीं ना कहीं बेईमान हैं, ठग हैं, इसलिए उनसे नहीं डरता। उन सबकी कमजोरी उसको पता है, उनको ब्लैकमेल कर लेगा। वो केवल बोलने तक सीमित है। एक लूरा कुश्ती चल रही है संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, सरकार और विरोधी दलों के मध्य। लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है साहब, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इसमें कुछ पाने की, मतलब भुगतान के अलावा और कुछ पाने की लालसा नहीं छिपी हुई है। साफ साफ हम तो बात करते हैं भुगतान चाहिए। और जब जनता खिलाफत करेगी प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री अहंकार में नहीं रहेगा, झुकना पड़ेगा इस प्रधानमंत्री को, चूंकि स्वयं को चौकीदार कहता है, प्रधान सेवक कहता है। और जनता जब खड़ी होकर के सवाल पूछेगी कि तुम कैसे प्रधान सेवक हो, कैसे चौकीदार हो, तुम्हारे रहते हुए देश के 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी हो गई, तुमने कानून बना दिया, देश में 2 लाख कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन कर दिया, लेकिन उसी कानून में ये प्रावधान है कि तुमसे मतलब राज्य
लोगों का पैसा वापस करेगा, 180 दिन में करेगा, तो क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस आंदोलन में और जो आंदोलन प्रधानमंत्री के खिलाफ दूसरे चल रहे हैं उनमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ये सरकार झुकती नहीं है, झुक तो गई थी। कृषि कानून वापस लिए थे इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री रोए थे, माफी मांगी थी देश के किसानों से। तो ये नहीं कहा जा सकता साहब झुकती नहीं है, बहुत सारे मामलों में झुकी है। और हम कोई जयप्रकाश नारायण या अन्ना जैसा आंदोलन लेके नहीं चल रहे हैं साहब। हमारा आंदोलन तो अलग किस्म का है। ये गांधी जी ने कहा था कि जहां परंपरागत मार्गों से न्याय मिलने में कहीं बाधा नजर आए तो उन परंपराओं से हट जाना चाहिए। तो हमारा तो शुभ और शुद्ध का आंदोलन है कि देश का शुभ चाहते हैं, देश का शुद्धिकरण चाहते हैं। और उसका पहला जो मोर्चा है वो ये है कि आप 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान करें, बाकी शुद्धिकरण आगे से चलेगा। सफाई कर्मचारी हैं हम तो सब, देश की व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने आए हैं कि केवल सड़कें, नालियां और शौचालय ही साफ नहीं होने चाहिए, लाल जी अंत सिस्टम में है उसकी भी सफाई हो। अंत में निवेशकों को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे भुगतान के प्रति? मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, राजपूत साहब, कि सब लोग अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने जिलाधिकारी के यहाँ करें। बट्स एक्ट 2019 के तहत, पीआईडी एक्ट के तहत आप सबका भुगतान निश्चित रूप से होगा। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार कर देगी तो ठीक है, नहीं तो सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, नई व्यवस्था ईजाद करेंगे, एक नया सिस्टम देश में ईजाद करेंगे। और सबसे पहले उस सिस्टम का काम ये होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का ही नहीं, जितने भी लोगों का भुगतान लंबित है, चाहे उनकी मेहनत की कमाई कहीं लंबित हो, बहुत सारे मजदूरों का भुगतान लंबित है। देश में 20 करोड़ मजदूर भी भुगतान के लिए पीड़ित हैं। देश के जो है 10 करोड़ से ज्यादा किसानों का भुगतान लंबित है। ये लड़ाई भुगतान की है, सबका भुगतान तुरंत करवाया जाएगा और फिर बाकी शुद्धिकरण चलेगा। और मैं रात को भी बता रहा था फेसबुक पर कि मेरे उसमें चोर को, ठग को, अपराधी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं कोई बुद्ध नहीं हूं, गांधी नहीं हूं कि जो चरणों में आ गया, शरण में आ गया, उसको भाई आशीर्वाद दे दूंगा कि तू जा शुद्ध हो गया, तू महात्मा बन गया या बौद्ध भिक्षु बन गया। ना, तू कुछ भी नहीं बनेगा। पहले दंड भोग, जो अपराध किया है तूने। जो भी कानून आज का हमारा आईपीसी 1860 के अंदर दंड की प्रक्रिया है कि चोरी पे इतना, ठगी पे इतना, झूठ पे इतना, बेईमानी पे इतना, उपला चोरी पे इतना, मुर्गी चोरी पे इतना, उस दंड को भोगो जेल में रह करके। उसके बाद भैया साधु सन्यासी जो भी बनना है बनना। तो यही संदेश है कि देश की जनता, देश के तमाम पीड़ित निश्चिंत रहें, सबका भुगतान होगा, निश्चित रूप से होगा। ये मतलब ब्रह्म वाक्य है, इसको कोई काट नहीं पाएगा। मदन लाल आजाद की जो वाणी है वो मदन लाल आजाद की वाणी नहीं है साहब, ये परमपिता परमेश्वर की वाणी है। वही चाहते हैं कि हिंदुस्तान ठगों, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। तमाम बेईमानों का और ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित किया जाए हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि से। मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के इस लाग ना लपेट कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी धन्यवाद आपका भी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।